चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले यार तुम लोग अपने कैमरे ओपन करो। आप सभी लोग अपने कैमरे ओपन कर लें। ठीक है, पता नहीं कैमरे क्यों बंद कर देते। ठीक है अरविंद, जो है मैच चल रहा है, तो मैच से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैच आप डिज्नी हॉट स्टार पे 15 मिनट की हाईलाइट देख लीजिएगा। 2 घंटे देखने की क्या जरूरत है, हैं? तुम लोग का पेपर है, तुम लोग मैच देखने में लगे हुए हो। चलो, मैच वैच चलता रहेगा, लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे मेंटेनेंस फैक्टर की। किसके बारे में बात कर रहे थे? मेंटेनेंस फैक्टर। तो आप देखेंगे जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है, ये सिंपली एक रेशियो होता है। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अनुरक्षक गुणांक। ठीक है, इसको एमएफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपका जो मेंटेनेंस फैक्टर है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर द एवरीथिंग इज क्लियर। तो आप देखेंगे कि समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने क्या किया, अच्छा इल्यूमिनेशन का मतलब आप समझ जाओगे। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि दैट इज ए आपका ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से या फिर किसी सरफेस के एक यूनिट एरिया से कितना आपका ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर प्रकाश क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इल्यूमिनेशन बोल रहे हैं। जब तक किसी बॉडी में इल्यूमिनेशन नहीं होगा, जब तक किसी बॉडी में प्रकाश आके टकराएगा नहीं, तब तक वो बॉडी आपको दिखाई नहीं देगी। तो किसी भी चीज को देखने के लिए इल्यूमिनेशन होना क्या है, जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। बिना इल्यूमिनेशन के जब तक बॉडी के ऊपर प्रकाश गिरेगा नहीं या फिर वो प्रकाश को रिसीव नहीं करेगा, तब तक वो बॉडी आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इल्यूमिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। आपको बताया था इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, and it is nothing but that is the total luminous flux received by पर यूनिट सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया, एक यूनिट सरफेस एरिया कितना ल्यूमिनस फ्लक्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, दैट इज नोन एज ए इल्यूमिनेशन। बिना इल्यूमिनेशन के किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आप देखें कि जब आप मान लीजिए शुरुआत में आप जो है क्या करते हैं, बल्ब खरीद के लाते हैं। शुरुआत में बल्ब कैसा होता है, क्लियर होता है। अगर आपका बल्ब क्लियर होगा मतलब उसके सरफेस में कोई भी डस्ट वस्ट जमा नहीं होगी, तो आप देखेंगे उससे आपकी जो है ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। और ल्यूमिनस फ्लक्स अगर ज्यादा हो तो आपके सरफेस में इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर जो है आप उस बल्ब को 15 से 20 दिन आप लोग क्या करें, जलाए रखें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में डस्ट होगी। ठीक है, या फिर स्मोक, जैसे मान लीजिए खाना बनता है तो धुआं निकलता है, उसकी वजह से आपके बल्ब के सरफेस में क्या हो जाएगी, डस्ट जमा हो जाएगी। तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो बल्ब होता है उसमें डस्ट जमा होती है। अगर डस्ट जमा होती है तो सरफेस में जो रोशनी है वो कम पड़ेगी। ठीक है, इल्यूमिनेशन आपका नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में क्या होगा, कम होगा। वहीं जब आपका जो है बल्ब बिल्कुल नया होगा तब सरफेस में इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दैट रेशियो इज नथिंग बट द इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन divided by illumination under the एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब आपका बल्ब नया नया है तब आपके सरफेस में इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है, बल्ब का जो सरफेस है या फिर ल्यूमिनस बॉडी का जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन है। अगर बिल्कुल क्लीन है तो आपका जो है नंबर ऑफ जो है जो प्रकाश की किरणें होंगी, ज्यादा किरणें आपके जो है सरफेस से क्या होगी, टकराएंगी। तो इल्यूमिनेशन नॉर्मल आपका जो है आइडियल कंडीशन या फिर जब बिल्कुल नया नया बल्ब होता है तब आपके सरफेस में इल्यूमिनेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। वही नॉर्मल वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि जब आपके जो है जो आपका ल्यूमिनस बॉडी है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आप देखेंगे कि बल्ब जब आप टांगे रहते हैं तो उसके सरफेस में क्या जमा हो जाती है, डस्ट जमा हो जाती है। स्मोक और डस्ट की वजह से उसका सरफेस गंदा हो जाता है। तो उससे जो ल्यूमिनस फ्लक्स निकलता है, मोस्ट ऑफ द कुछ फ्लक्स आपका क्या होता है, डस्ट वस्ट की वजह से आपका जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपका जो है जो सरफेस है उसमें जो है नंबर ऑफ रेज क्या होती है, कम टकराती है, तो आपका इल्यूमिनेशन क्या होता है, कम होता है। तो सेम चीज है, दैट फैक्टर इज नोन है, इस रेशियो को हम बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर विल बी देयर। ठीक है, और ये मेंटेनेंस फैक्टर आपका जो है बताता है
जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस फैक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज आपका 0.8 है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में इल्यूमिनेशन कम होगा, रोशनी कम पहुंचेगी आपके सरफेस पे, ठीक है। और जब नया नया बल्ब लेके आएंगे तब आपका जो है रोशनी ज्यादा पहुंचेगी, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल क्लियर होगा। जब चीजें बिल्कुल क्लियर है तब आपका जो है अगर बिल्कुल उसका सरफेस क्लियर है तो मोर नंबर ऑफ लाइट आपकी सरफेस एरिया में पड़ेंगी। अगर उसका जो है सरफेस कैसा है, आपका ल्यूमिनस बॉडी का डस्टी सरफेस है, तो उससे कुछ जो फ्लक्स निकलेगा वो डस्ट के पार्टिकल द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो ल्यूमिनस या फिर इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा मेंटेनेंस फैक्टर कम है। मान लीजिए मेंटेनेंस फैक्टर आपका 0.8 है, 0.8 बता रहा है कि 0.2% जो है आपका जो है इल्यूमिनेशन क्या है, कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है, क्लीन कंडीशन के रिस्पेक्ट में। जब नया नया बल्ब लेके आए थे और जब वो हमने उसको कुछ दिन यूज कर लिया, उसके मुकाबले आपका 0.2% आपका इल्यूमिनेशन क्या हो गया, कम हो गया। मेंटेनेंस फैक्टर 0.7 है, मतलब जो है क्लीन कंडीशन के मुकाबले जब वर्किंग कंडीशन पे हमने उसको वर्क किया तो मेरा जो है डस्ट पार्टिकल की वजह से मेरा सरफेस गंदा हो गया, तो 0.3% मेरा इल्यूमिनेशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कुछ इल्यूमिनेशन प्रकाश की किरणें डस्ट पार्टिकल द्वारा क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, जिससे कि नंबर ऑफ आपका जो है ल्यूमिनस फ्लक्स आपका जो है क्या होगा, आपके सरफेस एरिया पे कम पहुंचेगा, ठीक है। तो जरा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, होता क्या है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चलो लिखना स्टार्ट करें, व्हाट इज द आपका मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर में लिखेंगे मेंटेनेंस फैक्टर is the maintenance factor is defined, मेंटेनेंस फैक्टर जो ल्यूमिनस बॉडी है वो कितनी मेंटेन करके रखी है आपने, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में और क्लीन कंडीशन के मुकाबले वर्किंग कंडीशन में कितनी मेंटेन है, कितनी साफ सुथरी है, ठीक है। आपकी ल्यूमिनस बॉडी जितनी मेंटेन होगी, मतलब साफ सुथरी होगी, उतना इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये आपका एक सिंपल सा रेशियो है। और कौन सा रेशियो है, दिस इज नथिंग बट द इल्यूमिनेशन रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। जब आप बल्ब लेके आते हैं, बल्ब को जब मान लीजिए 10-15 दिन आप यूज कर लेंगे, तो उसके सरफेस में जब डस्ट वस्ट जमा हो जाती है स्मोक की वजह से, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं नॉर्मल वर्किंग है। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे आपके सरफेस पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, जब आपके जो है बल्ब के सरफेस पे डस्ट जमा हो जाएगी तो आपके सरफेस पे इल्यूमिनेशन कम होगा। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि पर यूनिट सरफेस एरिया से कम प्रकाश गुजरेगा, क्योंकि कुछ प्रकाश जो है अगर बल्ब गंदा होगा तो उससे कम रोशनी निकलेगी, बल्ब साफ होगा तो रोशनी ज्यादा निकलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में मतलब कि जब आपके बल्ब के सरफेस पे डस्ट जमा है तो उससे प्रकाश कम निकल रहा होगा, कम अगर निकलेगा तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कम होगा। मेंटेनेंस फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू the illumination under when everything is perfectly clean, when the things are perfectly clean, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब आपकी ल्यूमिनस बॉडी परफेक्टली क्लीन है तब इल्यूमिनेशन कितना हो रहा है, तब इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब आपका बल्ब गंदा है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन का मतलब डस्ट वस्ट जमा है, तब इल्यूमिनेशन, जब नया नया बल्ब लेके आए तब इल्यूमिनेशन, ठीक है।
इल्यूमिनेशन का मतलब है कि आपके सरफेस में कितना आपका प्रकाश पहुंच रहा है, कितना फ्लक्स रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जब बल्ब मेरा नॉर्मल कंडीशन में होगा तब इल्यूमिनेशन कम होगा, प्रकाश कम पहुंचेगा। आप देखेंगे जब आपका बल्ब गंदा हो जाता है तो आपके कमरे में प्रकाश कम हो जाता है, और वहीं जब बल्ब नया नया तो बहुत बढ़िया से चमकता है तो आपकी रोशनी भी ज्यादा पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है सिंपली मेंटेनेंस फैक्टर इज नथिंग बट as the ratio of illumination under the normal working condition to illumination under the when the things are perfectly clear, ठीक है। चलो फार्मूला लिखते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर को एमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा? मेंटेनेंस फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमएफ। इसका फार्मूला होगा दिस इज नथिंग बट द इल्यूमिनेशन अंडर normal working condition नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के समय आपके सरफेस पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। जब आपकी ल्यूमिनस बॉडी बिल्कुल क्लियर है तब का इल्यूमिनेशन, और जब आपका वर्किंग कंडीशन में ल्यूमिनस बॉडी का इल्यूमिनेशन। अच्छा ये रेशियो आपका 1 से कम आएगा कि छोटा आएगा, जरा मुझे बताएं। ये जो फैक्टर है जब डस्ट वस्ट जमा है तब इल्यूमिनेशन कम होगा, और जब बिल्कुल नए नए बल्ब लाएंगे तब आपके सरफेस में ज्यादा रोशनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू कम होगी। ये फैक्टर 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? ये फैक्टर हमेशा 1 से छोटा आएगा। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये सब चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती, लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ maintenance factor is always less than 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम होगी। यहां भी लिख लीजिए ये जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। यहां से आपको क्लियर रहेगी दिस वैल्यू इज लेस देन 1, यहां पर लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कट कर देता हूं जिससे कि मुझे लिखना में आसानी रहे। क्या हो गया इसको? ठीक है, यहां पर अपनी कॉपी में जाके लिखेगा ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 1, ठीक है। अब प्रैक्टिकल पूछी जाए ये वैल्यू 1 से कम आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज लगभग आती है 0.4 से लेके 0.8। लिखे जरा नेक्स्ट पॉइंट। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। रेंज कोई पूछेगा व्हाट इज द रेंज, की प्रैक्टिकली रेंज क्या होगी? 1 से तो कम होगी लेकिन किस रेंज पे होगी? तो 0.4 से लेके 0.8 होगी द रेंज, या फिर लिखेंगे द practical value of the maintenance factor is lies from 0.4 से लेके 0.8। ये इसकी प्रैक्टिकल रेंज है। लाइज फ्रॉम द दिस इज द रेंज।
1 से कम होगी और लगभग ये इस रेंज पे लाई करेगी। और बेटा इसकी वैल्यू 1 से कम होने का मेन रीजन क्या है? नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे आपका जो है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो ल्यूमिनस बॉडी या फिर बल्ब होगा उसके सरफेस में डस्ट वस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो है जो इल्यूमिनेशन होगा सरफेस पे कम होगा। वहीं जब आपका बल्ब बिल्कुल नया होगा तो इल्यूमिनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। लिखे जरा। the value of the value of maintenance factor is less than unity because 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 in the normal working condition the value of maintenance factor is less than unity because in the normal working condition in the normal working condition the accumulation in the normal working condition in the normal working condition the accumulation of accumulation means होता है जमा होना accumulation of dust and smoke smoke means होता है धुआं। ठीक है, जैसे किचन विचिन में धुआं निकलता है तो उसकी वजह से आपके जो है बल्ब के सरफेस पे क्या होता है? डस्ट जमा होते हैं। because in the normal working condition accumulation of dust and smoke on the surface of the लैंप के सरफेस पे डस्ट और स्मोक जमा हो जाता है so that at this condition so that at the normal working condition the lamp will be emit less light वो कम ही लाइट आपका जो है क्या कर पाएगा? ऊपर कर दे थोड़ा सा भाई, तुम लोग इतना धीमे लिख रहे हो, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं आलोक। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन द लैंप विल बी इमिट मतलब उत्सर्जित करना लेस लाइट एज कंपेयर टू when the lamp will be clean जब आपका लैंप क्लीन होगा तब वो ज्यादा लाइट को इमिट करेगा। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में डस्ट वस्ट जमा होती तो लाइट कम इमिट करेगा, जिसकी वजह से ये रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 से कम रहेगा। ठीक है, इस वजह से मेंटेनेंस फैक्टर आपका क्या होता है? 1 से कम होता है। अच्छा ये बताओ, मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन दोनों में कैसा रिलेशन होगा? डिप्रिसिएशन जैसे आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, अगर मैं कार को जो है अच्छे से मेंटेन कर रखूंगा तो उसकी जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी? डिप्रेशन मीन है कि समय के साथ कॉस्ट का कम हो जाना, हानि होना उसकी कॉस्ट में। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की मैं सर्विस टाइम से कराता हूं तो वो अच्छी से मेंटेन होगी। अगर मेंटेन होगी तो जब मैं उसको रीसेल करूंगा तो मुझे उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, मतलब उसकी कॉस्ट में जो कमी आएगी जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं वो क्या होगा? कम होगा। तो अगर किसी चीज का मेंटेनेंस अच्छा है तो उसकी डिप्रिसिएशन क्या होने वाली है? कम होने वाली है, मतलब उसके प्राइस में कमी हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना मेंटेनेंस ज्यादा होगा उतना आपका डिप्रिसिएशन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। या फिर मेंटेनेंस अगर कम होगा तो कॉस्ट में, अगर किसी भी चीज को आप मेंटेन करके नहीं रखोगे, गाड़ी को मेंटेन नहीं करके रखोगे, टाइम से सर्विस नहीं कराओगे तो जंगरा हो जाएगी। जब बेचने जाओगे तो बोलेगा बेकार गाड़ी है और कबाड़ गाड़ी है, इसका हम कुछ पैसे ही नहीं देंगे तुमको, बेकार, मतलब डिप्रिसिएशन क्या हो गया? उसकी कॉस्ट में ज्यादा आ गया। तो हमेशा मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है।
जितना मेंटेनेंस आपका ज्यादा होगा उतना ही डिप्रिसिएशन उसका क्या होगा, कम होगा। अगर उसका जो है मेंटेनेंस आपने कम किया है तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं, फैक्टर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक है, अगर आपकी जो है ल्यूमिनस बॉडी का मेंटेनेंस अच्छा है, आपने उसको ज्यादा, मेंटेनेंस फैक्टर ज्यादा होने का मतलब है, देखो मेंटेनेंस फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना इल्यूमिनेशन आपका वर्किंग कंडीशन में ज्यादा है। वर्किंग कंडीशन में इल्यूमिनेशन ज्यादा होने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, क्लीन, मतलब आपने अपने बल्ब को साफ सुथरा कर रखा है, वो वर्किंग कंडीशन में ज्यादा डस्टी नहीं है, डस्ट वस्ट जमा नहीं है। तो जितना मेंटेन होगा उतना ही आपके जो है इल्यूमिनेशन में क्या होगी, कमी, आपका जो है जो कमी आ रही है वो कम आएगी। जितना ज्यादा मेंटेनेंस उतना इल्यूमिनेशन अच्छा। इल्यूमिनेशन अच्छा होने का मतलब उसमें डिप्रिसिएशन क्या है, कम है। कोई भी चीज आप देखेंगे, जैसे कॉस्ट है, तो आपने अपनी अगर अपनी जो है गाड़ी को मेंटेन करके रखा है तो उसकी डिप्रिसिएशन में क्या आएगी, कमी आएगी। डिप्रिसिएशन उसका जो कॉस्टिंग में कमी आएगी वो क्या आएगी, कम होगी। ठीक है, तो दोनों चीज आपका एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अवक्षय। अवक्षय मीन्स होता है हास्य, अवक्षय, अवक्षय या फिर हास्य गुणांक, मतलब हानि वाले से बात करें। और इसको हम लोग बेटा दर्शाते हैं डीएफ से, डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो पहला चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा मेंटेनेंस फैक्टर का इनवर्स होने वाला है, उल्टा होने वाला है। अगर आपका मेंटेनेंस फैक्टर ज्यादा है तो उतना डिप्रिसिएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब हानि कम होगी। आपका इल्यूमिनेशन में जो हानि हो रही है, अगर बल्ब बल्ब आपका नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में साफ सुथरा होगा तो इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, मतलब इल्यूमिनेशन में कमी कम आएगी। ठीक है, मतलब हाथ से कम होगा, डिप्रिसिएशन कम होने वाला। ठीक है, तो दैट इज यहां पर लिखेंगे, लिखे जरा इसकी डेफिनेशन लिखिए। डिप्रिसिएशन फैक्टर depreciation factor is mainly the inverse of the maintenance factor. Depreciation factor is mainly the inverse of the maintenance factor. Maintenance factor. ठीक है, तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं, डिप्रिसिएशन फैक्टर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएफ से, दैट इज नथिंग बट द 1 अपॉन मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर। अच्छा ये बताइए, जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। अगर ये वैल्यू 1 से कम है, जब मैं 1 से किसी नंबर को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो हमेशा डिप्रिसिएशन फैक्टर 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। एक ही फैक्टर है जो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, दैट इज कॉल्ड द डिप्रिसिएशन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटे नंबर का इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 से छोटा नंबर हाफ मान लीजिए, हाफ मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमेशा जो है, जो यही एक ऐसा फैक्टर है पूरे पूरे इल्यूमिनेशन में जो हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जितना आपका मेंटेनेंस ज्यादा होगा उतना डिप्रिसिएशन इल्यूमिनेशन में क्या आएगा, कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेंटेनेंस जितना ज्यादा होगा इल्यूमिनेशन में होगा। मेंटेनेंस जो हम कर रहे हैं किसके लिए, कि इल्यूमिनेशन ज्यादा, जितना आपका बल्ब साफ सुथरा। इल्यूमिनेशन में देखो मेंटेनेंस क्या बता रहा है, मेंटेनेंस बता रहा है इल्यूमिनेशन के बारे में कि नॉर्मल वर्किंग, मेंटेनेंस फैक्टर ज्यादा है मतलब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में इल्यूमिनेशन आपका ज्यादा है। अगर मेंटेनेंस ज्यादा होगा तो इल्यूमिनेशन में कमी क्या आएगी, कम आएगी। और अगर मेंटेनेंस कम होगा मतलब बहुत ज्यादा डस्ट होगा तो आपके जो है इल्यूमिनेशन में कमी बहुत ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं मयंक? क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं पूछ रहा हूं।
समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। आज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज डिप्रीशिएशन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर का फार्मूला मालूम है, यहां पर रख दीजिए। तो जब निकालेंगे डिप्रीशिएशन फैक्टर का फार्मूला, तो दैट इज इल्यूमिनेशन अंडर द, व्हेन द थिंग्स विल बी क्लीन, डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो जब सारी चीजें क्लियर होंगी तब आपका इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, और बेटा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से डिवाइड करो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, चलो लिख रहा है बेटा, लिखे जरा। द वैल्यू ऑफ depreciation factor is always less than, always greater than, always greater than unity। ये हमेशा 1 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। और रेंज क्या होगी जनरली, द रेंज ऑफ द प्रैक्टिकल रेंज, the practical range of the depreciation factor is generally lies from 1.2 से लेके 1.25 के बीच होती है। ये प्रैक्टिकली इसके बीच होता है, 1.2 से लेके 1.25 के बीच। यहां पर लिख लेंगे, अगर बेटा आपका मेंटेनेंस फैक्टर ज्यादा होगा, ल्यूमिनस बॉडी का मेंटेनेंस फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका डिप्रीशिएशन क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर ल्यूमिनस बॉडी का मेंटेनेंस आपने क्या कर रखा है, कम कर रखा है, तो इल्यूमिनेशन में हाथ से क्या होगा, ज्यादा आएगा। दैट इज द डिप्रीशिएशन क्या होगा, इल्यूमिनेशन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वेस्ट लाइट फैक्टर। तीसरा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड वेस्ट लाइट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में लिखे, वेस्ट लाइट फैक्टर। वेस्ट लाइट फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द अपव्यय। अपव्यय प्रकाश गुणांक। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि वेस्ट लाइट फैक्टर, वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपने जो है किसी सरफेस पे आपको क्या करना है, इल्यूमिनेशन करना है, मतलब प्रकाश डालना है, उसको चमकाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अपने कमरे के सरफेस को क्या करना चाहता हूँ, चमकाना चाहता हूँ, इसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा। ल्यूमिनस बॉडी का रिक्वायरमेंट है, ल्यूमिनस बॉडी की वजह से इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन की वजह से हमारा क्या होगा, आपका सरफेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप अपने सरफेस को देखने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन करते हैं। और इल्यूमिनेशन करने की आप एक से ज्यादा सोर्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे क्रिकेट, आजकल क्रिकेट चल रहा है ना, क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में प्रकाश को करने के, क्रिकेट के मैदान में जब आप डे नाइट मैच होता है तो रात में क्रिकेट के मैदान में लाइटिंग करने की आप क्या करते हैं, फ्लड लाइट्स यूज करते हैं। फ्लड लाइट्स में क्या होता है, एक से ज्यादा लाइटों को क्या करते हैं, एक जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फ्लड लाइट का चित्र भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए फ्लड लाइट का चित्र भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ये देखिए, ये आपकी फ्लड लाइट होती है, फ्लड लाइट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द फ्लड लाइट। देखिए दिख रही होगी, ये देखिए फ्लड लाइट आप देखेंगे। तो कई बार आपको क्या करना होता है कि फ्लड लाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब कई सारे सोर्स एक ही जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए, ये आपकी फ्लड लाइट है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, व्हेन ए सरफेस इज इल्यूमिनेटिंग बाय ए सेवरल नंबर ऑफ दैट इज सोर्सेज। जब आप जो है किसी जो है
सरफेस को देखने के लिए कई सारे सोर्स एक साथ क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो क्या होता है कि सारे के सारे जो बल्ब होंगे या फिर सारे के सारे जो लैंप होंगे, जब वो जलेंगे तो क्या करेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या करेंगे, प्रकाश को निकालेंगे, सारे सारे बल्ब प्रकाश को निकालेंगे। तो कुछ जो लाइट होंगी वो आपकी एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, सुपर इंपोज कर जाएंगी। सुपर इंपोज करने से क्या होगा कि टोटल जो मेरे सरफेस में जितनी लाइट पड़नी चाहिए उससे कम ही लाइट पड़ती है, मतलब कुछ लाइट आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सम लाइट विल बी बेस्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द मोर नंबर ऑफ सोर्स। आपके कई सारे सोर्स अगर पास में लगे, मान लो मैंने 10 बल्ब बगल बगल लगा दिए, ठीक है, मेरा कमरा बहुत बड़ा था तो मुझे क्या करना था, उसमें प्रकाश करने के लिए मैंने 10 लाइटें एक साथ लगा दी। अब ये भी आपका जो है आपका फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा, मतलब 100 ल्यूमेन आपका प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 100 ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 100 ल्यूमेन। तो जब ये पास पास होंगे तो सब क्या करेंगे, 100 ल्यूमेन आपका क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि पास पास होने से इनके जो ल्यूमिनस, कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या कर जाएंगे, आपके ओवरलैप कर जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे। तो जितना हमारे सरफेस में टोटल सबने 100 प्रोड्यूस किया, लेकिन हमारे सरफेस में उतना प्रकाश नहीं पड़ेगा, कुछ प्रकाश ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और यही आपका जो है, जो लाइट में वेस्ट होता है, इसी चीज को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट लाइट फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए कि है क्या। लिखा रहता है कि व्हेन ए सोर्स, व्हेन ए सरफेस इज इल्यूमिनेटिंग बाय ए सेवरल नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, जब मैं किसी भी सरफेस को देखने के लिए, ठीक है, क्या करता हूं, कई नंबर ऑफ लाइट्स को क्या कर देता हूं, यूज करता हूं, तो आपकी कुछ जो लाइट होगी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सुपर इंपोज, या फिर कुछ लाइट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ लाइट एक दूसरे से क्या कर जाएगी, सुपर इंपोज कर जाएगी। इसी वेस्टेज ऑफ लाइट को बताने के लिए कि जब कई सारी लाइट पास पास होंगी तो कितनी लाइट हमारी सुपर पोजिशन की वजह से या फिर ओवरलैपिंग की वजह से वेस्ट हो रही है, उसके लिए हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट लाइट फैक्टर। ठीक है, और ये जो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है, ये जनरली आपका जो है, अगर मेरा जो प्लेन है वो कैसा, आपका ये जो है, जो वेस्ट लाइट फैक्टर है, लाइट में कितना वेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा सरफेस पे भी। अगर सरफेस में बेटा, अगर प्लेन सरफेस होगा तो वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होगा, कम होगा। लेकिन वहीं अगर सरफेस मेरा इनरेगुलर होगा तो उसमें आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो आपका वेस्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जरा इस चीज को हम लोग एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। हेडिंग आप डालिए वेस्ट लाइट फैक्टर, और इसको मैं आपको फिर 1 बाय 1 करके क्या करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए, इसको बंद करते हैं, इसको लिखते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर। आपको दिख भी रहा है कि सम लाइट विल बी वेस्टेड। लाइट वेस्ट कैसे हो सकती है, जब कई सारे बल्ब हम लोग क्या करने वाले हैं, पास पास कई सारी ल्यूमिनस बॉडी को, अगर मेरा एरिया आपका ज्यादा एरिया पे प्रकाश आपको अगर आपको देना है, ठीक है, या फिर उस बॉडी को देखने के लिए इल्यूमिनेशन करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा सोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा सोर्सेज एक साथ पास पास लगे होते हैं, जैसे फ्लड लाइट में होता है, फ्लड लाइट में कई सारी एलईडी क्या होती है, अगल बगल लगी होती है। तो सारी की सारी एलईडी एक साथ जब जलती है तो अगल बगल होने की वजह से उनके कुछ आपके जो है लाइट क्या होते हैं, सुपर इंपोज करते। तो जितना ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है उतना ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा जो है सरफेस तक नहीं जाता। मान लो टोटल सबका 1000 ल्यूमेन निकला, लेकिन आपका जो है सरफेस में जो है आपका कितना पहुंचा, 995 पहुंचा। 5% आपका या फिर 5 ल्यूमेन क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन की वजह से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस फैक्टर को बताने के लिए ये फैक्टर आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मैं लिख रहा हूं, लिखे जरा इसको। व्हेन ए सरफेस इज illuminating, अगर किसी सरफेस को आप देखना है तो वहां पर आपको इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी। व्हेन ए सरफेस इज illuminating, when the surface is illuminating by a several number of sources, several मतलब ज्यादा number of sources, when a surface is illuminating by a several numbers of the sources। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इन द स्टेडियम वी आर यूज्ड, स्टेडियम में हम स्टेडियम की जमीन को देखने के लिए, सरफेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लड लाइट्स यूज करते हैं।
एग्जाम्पल में लिखेंगे इन स्टेडियम, इन स्टेडियम वी विल यूज्ड फ्लड लाइट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है एक सरफेस है, उस सरफेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, चमकाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने वहां पर क्या किया, बहुत बड़ा अगर एरिया है तो मुझे वहां पर कई सारे सेवरल नंबर ऑफ सोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, सो दैट जब मैं कई सारे सोर्सेज एक साथ जो है किसी जगह पे यूज करूंगा तो कुछ अमाउंट ऑफ द मेरी लाइट क्या होने वाली है, वेस्ट होने देयर, सो दैट there is a certain amount of so that there is a certain amount of the wastage of light, due to the overlapping ऑफ द लाइट वेव्स। लाइट वेव आपस में अगर पास होंगी या फिर कई सारी लाइट अगर एक जगह पे होंगी तो उनके द्वारा जो लाइट रेज है वो क्या, कुछ लाइट रेज क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज लाइट वेव्स। ठीक है। और ये लाइट वेव आपकी क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पोज, जिसकी वजह से हमारी कुछ लाइट क्या हो, जितनी लाइट निकली उतनी सरफेस तक नहीं पहुंची है। ठीक है। कुछ लाइट वेस्ट हो रही है। और बेटा ये जो वेस्टेज होता है लाइट में, कितना वेस्टेज है वो किस पे भी डिपेंड करेगा, सरफेस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर मेरा जो है जो सरफेस है जिसको मैं देखना चाहता हूं उस अगर वो कैसा होगा, प्लेन एरिया होगा, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखने के लिए जब आपकी लाइट रेज सरफेस में पड़ेगी वहां से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जितनी नंबर ऑफ ज्यादा मेरी लाइट मेरी आंख तक पहुंचेगी उतना अच्छे से मुझे सरफेस दिखेगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर मेरी कम लाइट मेरी आंख तक पहुंचेगी तो आपका जो है इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, कम होगा। लाइट कम पहुंच रही तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है। यहाँ पर आप इसको भी बोल सकते हैं, ये जो लाइट में वेस्टेज होगा, ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है वो सरफेस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ये मेरे पास कौन सा एरिया, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है, मैंने कई सारी लाइट लगा रखी है, कुछ लाइट तो वहां पर ही वेस्ट हो गई। फिर उसके बाद मान लो लाइट आएगी, प्लेन एरिया में एक पॉइंट पे लाइट पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही होगा। एक पॉइंट से केवल एक ही रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्शन। ठीक है। देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद ओवरलैपिंग के चांसेस क्या है, कम है। लेकिन अगर मेरा जो प्लेन है वो कैसा हुआ, इनरेगुलर हुआ। इनरेगुलर हुआ तो जब मेरी लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आएगी, हेलो, जितने एंगल पे आएगी, अगर प्लेन एरिया तो उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर इनरेगुलर एरिया है, कैसा एरिया है, इनरेगुलर, इनरेगुलर में तो जितने एंगल पे आएगी जरूरी नहीं कि उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हो सकता है ये कैसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। नाउ यहां से कोई लाइट आई, वो हो जाए मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो हो सकता है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर कोई लाइट आई, अगर प्लेन मेरा इनरेगुलर होगा तो रिफ्लेक्शन भी आपका कैसा होगा, इनरेगुलर मैनर में होगा। रिफ्लेक्शन ऐसा होगा। ठीक है। जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है। ऐसा रिफ्लेक्शन, तो ये देखिए ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ओवरलैपिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर देखिए ओवरलैपिंग होने के चांस क्या है, कम है। यहां पर ओवरलैपिंग के चांस क्या है, ज्यादा है, अगर इनरेगुलर है। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो सम लाइट यहां भी वेस्ट हो जाएगी, तो आंखों तक कमी पहुंचेगी, तो इल्यूमिनेशन भी आपका कैसा रहेगा, कमी रहेगा। मोस्ट वेस्टेज विल बी देयर। अगर मेरा जो है सरफेस इनरेगुलर है तो ओवरलैपिंग का चांस ज्यादा है। प्लेन है तो जितने पे आएगी उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाद में इनके ओवरलैपिंग करने के चांस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। लेकिन अगर इनरेगुलर है तो यहां तो ओवरलैपिंग हो भी रही होगी, ठीक है, क्योंकि पास पास है। अब जब रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद भी ओवरलैपिंग का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर वेस्टेज ऑफ लाइट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं राजू? चलो, तो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये सारे पॉइंट लिखे रहते हैं किताबों में, लेकिन समझ में नहीं आती कैसे चीजें हो रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है चीजें जो है रिलेट कर पाए। ठीक है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जो है पढ़ा दूं, ठीक है, आपको चीजें याद भी करनी है एग्जामिनेशन के लिए। हाँ मैंने बताया ना बेटा, देखो ज्यादा लाइट है तो यहाँ ओवरलैपिंग तो हो ही रही है, कुछ लाइट्स यहाँ वेस्ट होगी। लेकिन अगर सरफेस मेरा प्लेन है तो रिफ्लेक्शन के बाद ओवरलैपिंग का चांस क्या होगा, कम होगा, यहां पर वेस्टेज कम होगा। लेकिन अगर मेरा इनरेगुलर है तो वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद यहां तो ओवरलैपिंग होगा, वो मैं मान रहा हूं। ठीक है, मान लो यहां पर 5% है, यहां भी 5% है, रिफ्लेक्शन से पहले ओवरलैपिंग की वजह से। लेकिन अगर प्लेन मेरा कैसा है बेटा, आपका जो है, जो मेरा सरफेस है वो प्लेन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ओवरलैपिंग का चांस कम होगा, क्योंकि जितने पे आएगा उतने पे निकल जाएगा, पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन यहां पर जो है अगर इनरेगुलर है तो ये लाइन पैरेलल थोड़ा होंगी, एक इतने एंगल पे जा रही है, एक दूसरे एंगल पे जा रही है, एक तीसरे एंगल पे। पैरेलल कम है तो ये आपकी जो है बाद में भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। रेशम मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर बेटा आपका वेस्टेज स्टार्टिंग के समय है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वेस्टेज कम रहेगा। लेकिन अगर मेरा प्लेन आपका कैसा इनरेगुलर है तो स्टार्टिंग में तो ओवरलैपिंग हो ही रही, बाद में भी ओवरलैपिंग होगी, रेज एक दूसरे को बाद में भी रिफ्लेक्शन के बाद कट करेंगे। चलो, तो वेस्टेज बढ़ जाएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, ओवरलैपिंग करने से लाइट इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। बेटा देखो, लाइट इंटेंसिटी ओवरलैपिंग, जब तक मेरे सरफेस पे लाइट नहीं पड़ेगी तब तक उसमें चमक नहीं रहेगी। ठीक है, यहां हम सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट निकली, अगर वो रेज सरफेस से नहीं टकरा रही है तो वो चीज थोड़ा आपको दिखाई देगी। ठीक है, आपको सरफेस को देखना है, वर्किंग प्लेन को देखना है। सौरभ, यू वांट टू सी द वर्किंग प्लेन, तो वर्किंग प्लेन तक कम ही लाइट पहुंचे, क्योंकि बीच में ही लाइट ओवरलैप कर गई, वो लाइट मेरे वर्किंग प्लेन तक नहीं पहुंच पा रही। मेरा कहने का ये मतलब है, समझे? समझ हो ना सौरभ? अगर मेरी लाइट प्लेन पे ओवरलैपिंग करेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, द वेस्टेज ऑफ लाइट, द वेस्टेज ऑफ द लाइट is taken into account, the wastage of light is also the wastage of light is also depending upon the type of area to be illuminated। जिस एरिया को आप देखना चाहते हैं, जिस एरिया पे लाइटिंग करना चाहते हैं, उस एरिया पे भी वेस्टेज आपका क्या करेगा, लाइट पे जो वेस्टेज हो रहा है वो डिपेंड करेगा। ओवरलैपिंग होने की वजह से सब वेस्टेज हुआ, लेकिन अगर मेरा जहां जिस एरिया को मैं देखना चाहता हूं अगर वो प्लेन हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद वेस्टेज कम होगा। लेकिन अगर इनरेगुलर हुआ तो आपका रिफ्लेक्शन के बाद भी वेस्टेज, तो ओवरऑल मेरा वेस्टेज फैक्टर बढ़ जाएगा। द वेस्ट ऑफ द लाइट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एरिया टू बी इल्यूमिनेटिंग, या फिर इल्यूमिनेटेड। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नहीं समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ वेस्ट लाइट फैक्टर फॉर द प्लेन एरिया
प्लेन एरिया या फिर उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरिया। एज 1.2। प्लेन एरिया के लिए जो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है वो लगभग 1.2 होता है, ठीक है। एंड its value for the irregular area is 1.5। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इनरेगुलर सरफेस के लिए वेस्ट लाइट फैक्टर कितना होता है और रेगुलर सरफेस के लिए वेस्ट लाइट फैक्टर कितना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में। एब्जॉर्प्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं अवशोषण गुणांक। जैसे ही आपका जो है यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, वी विल गो फॉर द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी आपको नॉर्मली कोई पढ़ाएगा नहीं, उसमें वायरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो रूल्स होते हैं आईई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अर्थिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपका जो है आपका पूछा जाएगा यूपीपीसीएल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो फर्जी के सब्जेक्ट हैं जो कि आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको हम लोग जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा उन सबको, जो है जितने भी ये फर्जी के सब्जेक्ट हैं, जितने भी ये फर्जी के सब्जेक्ट है, जो नए नए सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट है तुम लोग अब बताते चलो, अब उनको कंप्लीट कराना है, ठीक है। क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। नया सब्जेक्ट जब आ जाता है तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है। यूटिलाइजेशन जो है मेरा 20 से 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो वेल्डिंग तुम लोगों का हो चुका है, ठीक है। वेल्डिंग के बाद मुझे आपका इल्यूमिनेशन में पढ़ाना है। इल्यूमिनेशन के बाद हीटिंग पढ़ेंगे, हीटिंग के बाद आपका जो है दैट इज ड्राइव पढ़ेंगे। तो उनमें ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ, पीएलसी मैं पढ़ाऊंगा, पीएलसी, स्कॉडा और मैटलैब तीनों चीजें पढ़ाऊंगा। पहले डिजिटल खत्म करेंगे। डिजिटल मेरे ख्याल से आपका अक्टूबर के आसपास खत्म हो जाएगा, 15 अक्टूबर के बाद। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, वो भी 20-22 घंटे का है। उसके बाद पीएलसी पढ़ेंगे, स्कॉडा पढ़ेंगे और मैटलैब पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पीएलसी स्कॉडा आपका एसएससी जेईई में नहीं आता, तो उसके लिए आपको नहीं पढ़ना है, यूपीपीसीएल के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो एसएससी जेईई में जो आता है पहले हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर, इसको हिंदी बोलते हैं अवशोषण। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, और इसको जनरली एएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एएफ। अब देखो जो है, जैसे मान लो कोई ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है। जैसे ल्यूमिनस बॉडी है, ल्यूमिनस बॉडी से मेरा आपका ल्यूमिनस फ्लक्स निकला, कोई बल्ब है उससे फ्लक्स निकला। अब अगर मेरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, फॉग है या फिर स्मोक है। जैसे सर्दियों के समय आप देखेंगे कि सर्दियों के समय एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फॉग होता है या फिर धुआं होता है, जिसकी वजह से आपका जो है आपको लाइट कम दिखती है कि ज्यादा दिखती है, कम दिखती है। मतलब आप देखेंगे लाइट तो निकली मेरी ल्यूमिनस बॉडी से, लेकिन जो आपका धुंध होंगे उसके कण जो है क्या करने वाले हैं, लाइट की कुछ आपकी लाइट को, कुछ लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आप तक जो लाइट होगी या फिर आपके वर्किंग प्लेन तक जो लाइट आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सिंपली एक रेशियो होता है। ये रेशियो बताता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद कितना ल्यूमिनस फ्लक्स बचा, डिवाइडेड बाई आपकी बॉडी ने टोटल कितना ल्यूमिनस फ्लक्स क्या किया, इमिट किया। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो जनरली आप देखेंगे नॉर्मली जब एटमॉस्फेयर जो हो, एटमॉस्फेयर में स्मोक होगा या फिर फॉग होगा,
उस समय जो है आपकी जो लाइट होती है, सम लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। आपका जो स्मोक होगा या फिर आपका जो धुंध के कण होंगे वो लाइट के कुछ आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपके वर्किंग प्लेन तक जो है क्या होने वाला है, कम ही लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन फैक्टर है ये, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगी लाइट, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। एटमॉस्फेयर आप देखेंगे, एटमॉस्फेयर हर एक कंडीशन में अलग अलग होता है। हम बात करें यहाँ पर धुंध में, आप देखेंगे कि जो है धुंध में क्या होता है, जब आपका जो है ठंडी ज्यादा पड़ती है तो यहां से लेके आप देखेंगे कि 10 मीटर की रेंज में भी जो गाड़ी होती है वो नहीं दिखाई देती। वहीं गर्मियों में आप देखेंगे कि जो आपकी लाइट होती है वो 2-2 किलोमीटर तक दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो आप देखिए आपकी बॉडी ने ल्यूमिनस फ्लक्स तो आपने इमिट किया, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स उतना ही, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, उतनी ही वो आपकी जो है ल्यूमिनस फ्लक्स आपका जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो है जो आपका जो है एटमॉस्फेयर है, अगर उसमें जो है स्मोक होगा या फिर धुंध होगी, कुछ आपके ल्यूमिनस फ्लक्स को वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब करने के बाद जितना ल्यूमिनस फ्लक्स बचेगा डिवाइडेड बाय टोटल मेरी बॉडी ने कितना ल्यूमिनस फ्लक्स क्या किया है, इमिट किया है, इस रेशियो को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर। और अगर एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन फैक्शन है कि आपका एब्जॉर्प्शन के बाद एटमॉस्फेयर ने जितना ल्यूमिनस फ्लक्स एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जितना आपका जो है बचा डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे मान लो 0.4 आ गया, 0.4 आने का मतलब है कि केवल आपका जो है एब्जॉर्प्शन फैक्टर 0.4 आने का मतलब है कि जितना भी बॉडी ने जो है क्या किया होगा, आपका ल्यूमिनस फ्लक्स आपका जो है प्रोड्यूस किया होगा उसमें से केवल 40% आपका फ्लक्स बचा। 60% फ्लक्स क्या हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसके द्वारा, आपका एटमॉस्फेयर। क्योंकि फार्मूले में बचा हुआ आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ फ्लक्स यूज करते हैं, तो टोटल में से कितना फ्लक्स बचा दैट इज गिवन बाय द एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ठीक है, तो जरा इसको लिखेंगे जरा, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। देखो एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक फैक्टर दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर में आपके बल्ब के ऊपर डस्ट जमा थी, अगर बल्ब के ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी तो भी आपका क्या होने वाला है, इल्यूमिनेशन कम होने वाला है। ठीक है, और अगर वातावरण में भी स्मोक हुआ तो भी आपका जो है इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम होगा। वातावरण में जब आपका जो है फॉग स्मोक होगा वो भी आपकी लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वातावरण में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम निकालते हैं किससे बेटा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर से। और जब बॉडी मेरी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में होती है तो उसके सरफेस में जो डस्ट जमा होती है वो जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी तब हम उस चीज को बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर और एब्जॉर्प्शन फैक्टर दोनों लगे। मेंटेनेंस फैक्टर में जो आपके डस्ट वस्ट है वो आपकी जो है क्या है, लाइट सोर्स के ऊपर है, उसके सरफेस में है। एब्जॉर्प्शन वाले में एटमॉस्फेयर में आपके डस्ट पार्टिकल हैं, दोनों में अंतर है। बात समझ रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लिखें जरा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर में लिखें इसकी डिफिनीशन। एब्जॉर्प्शन फैक्टर में लिखेंगे नॉर्मली when the atmosphere when the atmosphere when the atmosphere is full of smoke and fumes means होता है धुआं, smoke means मान सकते हैं fog and fumes वर्ड यूज किया जाता है। fumes मीन्स होता है धुआं, धुआं fumes fumes। ठीक है, नॉर्मली व्हेन द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स then there is a possibility of absorption of light। तब आपका लाइट का कुछ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हेंस तब आपका लाइट का कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हेंस वातावरण द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब की उसके बाद जितनी लाइट बचती है डिवाइडेड बाय टोटल आपका जो है कितनी लाइट, ठीक है, इमिट हो रही है। हेंस
द टोटल ल्यूमेन, हेंस द टोटल ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं, हेंस द टोटल ल्यूमेन अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर द्वारा जितना ल्यूमेन एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बाद कितना टोटल बचा, हेंस द टोटल ल्यूमेन अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन टू द टोटल ल्यूमेन emitted by the lamp is known as absorption factor, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो सिंपली ये रेशियो है, हेंस एब्जॉर्प्शन फैक्टर सिंपली का एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो है कि कुछ जो भी आपका ल्यूमेन कि जितना ल्यूमेन एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद कितना ल्यूमेन बचा डिवाइडेड बाय टोटल कितना लैंप ने ल्यूमेन आपका इमिट किया, ठीक है। उसमें से कुछ ल्यूमेन आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जितना बचा डिवाइडेड बाय टोटल, दिस रेशियो इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। और ये रेशियो अगर आप देखें, ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 से कम है। टोटल ल्यूमेन इमिट तो ज्यादा कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बचेगा कम, ठीक है। तो ये बताएगा, जैसे मान लो ये आपका रेशियो आ रहा है 0.4 आ रहा है, मतलब कि आपने जितना भी आपका जो है इमिट किया होगा उसमें से केवल 0.4 बचा, सरफेस तक केवल 0.4, बाकी 0.6% तक जो है या फिर 60% जो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया गया एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है। तो लिख रहा हूं बेटा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर का फार्मूला जो होगा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एएफ से। तो इसका फार्मूला होगा टोटल ल्यूमेन अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन divided by total lumen total lumen emitted or given out by the lamp, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, प्रैक्टिकली वैल्यू बताओ। आपका लैंप ने तो बेटा ज्यादा इमिट किया, लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचेगा कम। ये वाला कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये रेशियो हमेशा 1 से कैसा आएगा, कम आएगा। एब्जॉर्प्शन फैक्टर प्रैक्टिकली 1 से कम होता है, तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी वैल्यू 0.5 से लेके 1 के बीच में होती है। रेंज 0.5 से लेके 1 के बीच में आएगी। अगर आपका जो है एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन है तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर कितना आएगा, 1। बिल्कुल क्लीन होने का मतलब ना तो उसमें कोई धुआं है ना तो कोई फॉग है, बिल्कुल क्लीन है, तो बेटा जितना भी इमिट होगा वो आपके वर्किंग प्लेन तक पहुंचेगा। लिखिए जरा, द प्रैक्टिकल वैल्यू, the value of absorption factor is always लेस देन यूनिटी। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी। रेंज अगर पूछी जाए
द प्रैक्टिकल रेंज ऑफ द एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज लाइज फ्रॉम 0.5 से लेके 1 तक, रेंज के बीच में आएगा, 1 से कम आएगा और हमेशा इस रेंज के बीच में आएगा। चलो लिखो, तुमको स्कोर देख के बताते हैं कितना हो गया। भाई तुम लोग ने फिर कैमरे बंद कर दिए। चलो मैच देखने लायक नहीं, इंडिया की जो है हालत खराब है, 164 पे 5 है ना। चलो फिर तुम लोग ने, पहले तुम लोग अपने कैमरे खोलो। नेक्स्ट लिखे रिफ्लेक्शन फैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग डाले रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर को जनरली हम लोग बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, परावर्तन, परावर्तन गुणांक, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज आल्सो नोन एज ए रिफ्लेक्शन फैक्टर, या आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको जनरली हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर को आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परावर्तन गुणांक इसको बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ परावर्तन गुणांक ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये जो फैक्टर क्या होगा, ये सिंपली एक रेशियो होगा, आपका एक प्लेन होगा, उसमें लाइट रेज कुछ इंसिडेंट होगी और कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट हो रही है, दैट रेशियो इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन फैक्टर। ये बताइए, मान लीजिए मेरी कुछ लाइट आपकी इंसिडेंट हुई सरफेस में, क्या उतनी रिफ्लेक्ट होगी कि उससे कम होगी, ये बताइए पहले। आपके जो है सोर्स से लाइट निकली, आपका सरफेस होगा, सरफेस में कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सरफेस में भी तो डस्ट वक्त जमा होगी, ये सरफेस हमेशा क्लीन होगा, सरफेस में भी कुछ डस्ट होगी, कुछ डस्ट में जो सरफेस में डस्ट होगी वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा क्या होगी, कम होगी, इंसिडेंट लाइट हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर आपका बताता है कि यार आपका जो है जितना आ रहा होगा उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे मान लो ये फैक्टर आएगा 0.8, 0.8 आने का मतलब कि जितनी भी लाइट आपकी इंसिडेंट होगी उसमें से केवल 0.8 मतलब उसका 80% लाइट क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई। 0.2% या फिर 20% लाइट कहां गई, सरफेस ने, सरफेस में जो आपके डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली लिखिए बेटा, जरा इसके बारे में लिखिए, पहले मैं इसके बारे में लिखा देता हूं, तो लिखिए व्हेन द लाइट रेज, when the light rays, when the light rays imping, imping, imping means होता है that is टकराना,
इम्पिंग मतलब, या फिर इसके जगह नॉर्मली इम्पिंग वर्ड लिखा रहता है किताबों में, अच्छी किताबों में, लेकिन इसका मतलब इंसिडेंट। व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स आना, लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं इन इम्पिंग, इम्पिंग मीन्स होता है टकराना, टकराना, या फिर इम्पिंग की जगह आप यूज कर सकते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट। टेक्निकली ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें इम्पिंग वर्ड भी कहीं कहीं दिख जाता है, ठीक है। व्हेन द लाइट रेज, व्हेन द लाइट रेज इम्पिंग और इंसिडेंट, इंसिडेंट या फिर इम्पिंग ऑन द सरफेस, जब आपकी लाइट रेज सरफेस से टकराती है, फिर सरफेस पे, इंसिडेंट मतलब गिरती है, इंसिडेंट मीन होता है गिरना, गिरना या फिर पड़ना, गिरना या पड़ना। When the light rays imping or incident on the surface, then तब जो है कुछ लाइट रेज के और रिफ्लेक्ट। अब देखो लाइट गिरी तो जो मेरा सरफेस होगा उसमें भी डस्ट वस्ट पार्टिकल होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल उसकी कुछ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हुए। देन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, देन सम लाइट लिख रहा हूं, सम, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देन सम लाइट इज reflected from the surface, from the surface। और बेटा कितने एंगल पे, नॉर्मली हम लोग प्लेन सरफेस के बारे में बात करते हैं, जितना भी हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पे, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। थीटा एंगल पे आएगी तो थीटा पे जाएगी। देन सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट एन एंगल, एट एन एंगल, कुछ नहीं दिया, हमेशा प्लेन सरफेस मानेंगे, एट एन एंगल, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब जितने एंगल पे गिर रही होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन द फिगर, इंसिडेंस एज शोन इन द फिगर। जब किसी सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो कुछ लाइट हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलो दिखा रहा हूं, ये मैंने लिखा, और जितने एंगल पे गिरेगी उतनी के एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगी। ये मेरा सरफेस है, नाउ दिस इज योर प्लेन सरफेस, दिस इज माई सरफेस। और जनरली जो हम पढ़ते हैं प्लेन सरफेस यूज करते हैं। नाउ ये मेरा परपेंडिकुलर है सरफेस पे, दिस इज द नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल है। यहां पर मैंने लाइट सोर्स बना रखा है, चलो बल्ब बना रखा है, या फिर नाउ दिस इज द बल्ब। इस बल्ब से लाइट निकले, ये सोर्स है, इससे चारों तरफ लाइट निकल रही होगी, ठीक है। तो नाउ लाइट मेरी आई, इससे लाइट निकलेगी, ठीक है। जितने, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये मेरी कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये कुछ लाइट मेरी सरफेस में पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, और बेटा इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इस सरफेस से लाइट क्या होने वाली, रिफ्लेक्ट होने वाली, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी। अब
आपका प्लेन सरफेस पे जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो उतने ही एंगल पे क्या भी होगी, रिफ्लेक्ट होगी. दिस इज थीटा. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल. बोथ विल एंगल विल बी इक्वल. ठीक है. इंसिडेंस एंगल and this is called reflected angle. Both angle will always equal for plane surface. ठीक है. अब देखो जितनी लाइट गिरेगी, ठीक है, जितना लाइट गिर रहा होगा उतना ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, क्योंकि आपके सरफेस में कुछ डस्ट होंगे, जब लाइट गिरेगी तो कुछ डस्ट पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे. सरफेस द्वारा सम लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. किसी भी सरफेस में जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है उतना रिफ्लेक्ट नहीं होती है. आइडियली जब हम पढ़ते थे कक्षा 12 में तो आइडियली मान के जितना आया उतना रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं. जितनी लाइट रेज पड़ती है उसमें से कुछ ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है. सारी सम लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, या फिर आप बोल सकते हैं सरफेस में जो डस्ट पार्टिकल दैट कैन बी एब्जॉर्ब द लाइट. तो लिख रहा हूं. अब देखो ये जो लाइट आपकी जो है इसमें पड़ी है उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा. बना लिया आपने. अभी रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ेंगे. स्नेल लॉ बिल्कुल लाइट में ही लगता है भैया. स्नेल लॉ कहा तुम लाइट में ही पढ़ाए थे स्नेल लॉ, और ये लाइट ही है. अब देखो इसी के आगे लिखना है. मैंने तुम्हें बोला व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन द सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एज शोन इन द फिगर. उसी के आगे लिखेंगे ए पोर्शन ऑफ लाइट. इसी के आगे लिखेगा ए पोर्शन ऑफ लाइट. ए पोर्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड is absorbed by the surface. ये हमेशा ट्रू रहेगा प्रैक्टिकली. अब मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होगा? रिफ्लेक्शन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट. ये हमेशा कम होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा. ये रेशियो जब अगर आपको रिफ्लेक्टेड फैक्टर मालूम है तो आप बता सकते हैं कि कितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ. टोटल जो इंसिडेंट हो उसका कितना. अगर 0.8% आया रिफ्लेक्शन फैक्टर, मतलब आपकी टोटल जितनी भी इंसिडेंट होगी उसका 80% लाइट रिफ्लेक्ट कर गई. 20% लाइट क्या हो गई आपकी जो है एब्जॉर्ब हो गई सरफेस के द्वारा. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. अब मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूं कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन फैक्टर. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह चलो लिखे जरा. रिफ्लेक्शन फैक्टर is the ratio of is the ratio of is the ratio of reflected light rays to the incident light rays. लेकिन जरा फार्मूला
reflection factor. Reflection factor, that is RF is equal to होगा reflected light from the surface. Surface से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है to the incident light to the surface. सरफेस पे कितनी लाइट इंसिडेंट हुई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, दैट रेशियो इज ऑलवेज नोन एज ए रिफ्लेक्शन फैक्टर. ये जो फैक्टर होगा, इस फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये फैक्टर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन कम होगा, इंसिडेंट ज्यादा होगा. मेरी बात समझ रहे ना? जितनी लाइट गिरेगी उतनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी. सम लाइट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस आल्सो. लिखे जरा, the value of reflection factor is always less than unity. और जनरली जो इसकी रेंज होती है, प्रैक्टिकल रेंज यूनिटी से कम आएगा. और किस रेंज में आएगा? द प्रैक्टिकल रेंज ऑफ रिफ्लेक्शन फैक्टर इज लाइज फ्रॉम 0.6 से लेके 0.85. ये इस रेंज के बीच आता है. मतलब जितनी लाइट गिरती है उसका 60 से लेके 85% तक रिफ्लेक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता. इंसिडेंट को आपतित किरण बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड को परिवर्तन. हाँ, तो भैया इंसिडेंट लिखा है ना सरफेस में, फार्मूले में नीचे सरफेस लिख दिए हैं. हाँ, तो लिखा है ना, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहाँ होगा, जो लाइट होगी वो कहां पर गिरेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सरफेस टू द इंसिडेंट लाइट टू द सरफेस. सरफेस में कितनी इंसिडेंट हो रही है और उस सरफेस से कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है. क्या गलत लिखा है क्या विजय, विनय? हैं? कहीं और से रिफ्लेक्शन होगा क्या? सरफेस से ही तो होगा, सरफेस पे ही तो गिरेगी. वर्किंग प्लेन लिख दो तुम. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट फैक्टर इज स्पेस टू हाइट रेशियो. स्पेस टू हाइट रेशियो. स्पेस टू हाइट रेशियो इसको बोलते हैं, दैट इज हिंदी में बोलते हैं जनरली इसको अंतराल. स्पेस मीन्स होता है अंतराल. अंतराल ऊंचाई अनुपात. और जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SHR से. शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस हाइट रेशियो, SHR से. अब जरा समझने की कोशिश करिए है क्या ये. आप देखेंगे, आप किसी जो है कमरे में या फिर किसी बिल्डिंग में लाइट डिजाइन करना चाहते हैं. देखो, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि आप लाइटनिंग की डिजाइन भी कर रहे हैं कि यार मेरे कमरे में प्रॉपर प्रकाश होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा कमरा बड़ा है, तो क्या एक बल्ब से काम चल जाएगा क्या? हेलो, अगर मेरा कमरा बड़ा है, वहां पर आप पूरे कमरे में लाइट देना चाहते हो, तो क्या एक बल्ब से काम चल जाएगा? नहीं, एक से ज्यादा बल्ब लगाने पड़ेंगे.
अब एक से ज्यादा बल्ब अगर आप लगाएंगे, उनको अगर पास पास लगा देंगे तो हो सकता है कि उनके जो है कुछ लाइट रेडिएशन जो क्या होंगी, लाइट वेव इंसिडेंट कर जाएंगी, और लाइट वेव इंसिडेंट कर जाएंगी तो जितना प्रकाश मिलना चाहिए दोनों से उतना मिल नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि बल्ब के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस रखनी पड़ती है, जिससे कि ओवरलैपिंग कम से कम हो। अगर ओवरलैपिंग कम से कम होगी तो उतना ही अच्छा मेरे कमरे में क्या होगा, प्रकाश होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जनरली जो है आपका क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए रेशियो ऑफ स्पेस। दो एडजेसेंट लैंप के बीच का जो स्पेस है, और बेटा जो लैंप है उनकी सरफेस से कुछ हाइट होगी, तो दो एडजेसेंट लैंप के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द आपके उन लैंप की इस सरफेस से जो है जो हाइट है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्पेस टू हाइट रेशियो। स्पेस का मतलब है कि दो एडजेसेंट बल्ब के बीच में कितना हमने स्पेस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रखी है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हाइट के रिस्पेक्ट में। अब जो बल्ब आपके टंगे होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके सरफेस से कुछ के लिए हाइट पे टंगे होंगे। तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो। और ये जनरली आपका जो है, अगर ओवरलैपिंग आप करना चाहते हैं तो आपका जो है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए और जो सतह से हाइट होनी चाहिए, इसका रेशियो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। प्रैक्टिकली बोला जाता है तो आपका जो है कमरे में जो प्रकाश होगा वो प्रॉपर होगा, अदरवाइज जो है प्रकाश आपका जो है उतना प्रॉपर नहीं होगा, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। समझने की कोशिश करिए, फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये छत है, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास ये छत है, छत को हम लोग सीलिंग भी बोल देते हैं। सीलिंग का मतलब है छत जहां लटका रहे हैं, रूफ भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। यहाँ सीलिंग बोल दिया, आजकल जो है लोग सीलिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या करा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, बड़ा सा कमरा था, मुझे प्रॉपर प्रकाश देना था, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा वर्किंग प्लेन है जहां मुझे लाइटिंग करनी है। अब मैंने क्या किया, बड़ा सा जो है मेरा एरिया था तो मुझे बल्ब टांगने थे, तो बल्ब टांग दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी एक तो बल्ब टांग देते हैं। बड़ा कमरा था तो एक बल्ब से काम नहीं चल रहा था, दो तो बल्ब टांग दिए, ठीक है। चलो, अब आप देखेंगे कि अगर आपको प्रॉपर जो है प्रकाश चाहिए तो इनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। दो बल्ब, दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की, तो अगर आप जो है स्पेस टू हाइट रेशियो निकालना चाहते हैं, प्रॉपर प्रकाश के लिए स्पेस टू हाइट रेशियो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली आपका जो है इन दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं, इन दोनों बल्ब के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं स्पेस। तो आप देखेंगे इस रेशियो में आपको क्या चाहिए, अनुपात में स्पेस चाहिए। स्पेस, स्पेस का मतलब है कि दो एडजेसेंट बल्ब के बीच में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और बेटा इन दो बल्ब की आपकी जो है क्या होने वाली है, सरफेस से हाइट होने वाली है। इन दोनों बल्ब की सरफेस से कुछ ना कुछ हाइट होगी, किसी ना किसी हाइट पे लटके होंगे, इस हाइट पे लटके हैं ये सरफेस से, दिस इज कॉल्ड हाइट।
ठीक है, दिस इज द हाइट। तो अगर आप अपने कमरे में अच्छा प्रकाश चाहते हैं तो आपके जो है दो एडजेसेंट बल्ब के बीच में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और बेटा इन बल्ब की जो सरफेस है, इसका जो रेशियो होना चाहिए वो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। स्पेस टू हाइट रेशियो का मतलब है आपके दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की डिस्टेंस और उनकी सरफेस से जो हाइट का रेशियो है, दैट रेशियो इज कहलाएगा स्पेस टू हाइट रेशियो। स्पेस का मतलब है कि दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, ये नहीं कि पहला और लास्ट। मान लो 4 बल्ब है, 4 बल्ब का मतलब है कि आपको पहले और दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की डिस्टेंस और उनकी उनकी सरफेस से जो हाइट है, ये रेशियो आपका कहलाता है स्पेस टू हाइट रेशियो। ये रेशियो जनरली आपका 1 से 2 होना चाहिए अगर आप अपने कमरे में प्रॉपर क्या कर रहे हैं, प्रकाश चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज, मान लीजिए मैं 2 चाहता हूं। 2 चाहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस आपकी हाइट के रिस्पेक्ट में कैसी होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। अगर हाइट मान लीजिए आपका जो है 10 मीटर है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20। अगर इनके बीच में 20 और ये 10 रखेंगे तो ये रेशियो 2 के आसपास आएगा, आपके कमरे में अच्छा प्रकाश होगा। ठीक है, चलिए लिख रहा हूं बेटा, फिगर बना लीजिए। अब जरा लिखिए ये एक्चुअली में है क्या, स्पेस टू हाइट रेशियो होता क्या है। अगर आप स्पेस टू हाइट रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको किस किस चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। स्पेस टू हाइट रेशियो निकालने के लिए दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उनकी सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस का रेशियो। लिखें जरा, लिखें जरा, स्पेस टू हाइट रेशियो इज डिफाइंड। ये कैसे डिफाइंड होता है, स्पेस टू हाइट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो, is defined as the ratio of horizontal distance of horizontal distance, horizontal distance between adjacent, between adjacent लैम्प। दो एडजेसेंट बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द टू द टू द टू द माउंटिंग हाइट और टू द mounting height of the lamp, to the mounting height, mounting means लटकाने वाली height, mounting height of the lamp। अब दो लैंप लटकाए हुए तो ये थोड़ा कि एक नीचे लटका हुआ एक ऊपर, लगभग दोनों बराबर हाइट पे लटकाए जाते हैं, टू द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप। तो आपको अगर स्पेस टू हाइट रेशियो निकालना है आपको है, ठीक है, अगर आप कहीं भी स्पेस टू हाइट रेशियो निकालना चाहते हैं तो दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप। लैंप की सरफेस से कितनी डिस्टेंस है, दैट रेशियो इज नोन एज स्पेस टू हाइट रेशियो। तो फार्मूला लिखे, स्पेस टू हाइट रेशियो, space to height ratio that is represented by SHR is nothing but equal to, this is known as a या फिर equal to horizontal distance between adjacent lamps to the mounting
height of the lamp from the surface. ठीक है, प्रैक्टिकली जो है, जो रूल है उनके हिसाब से अगर आप जो है अच्छा प्रकाश चाहते हैं किसी कमरे में, तो स्पेस टू हाइट रेशियो 1 से 2 के बीच में रखना होगा। लिखें जरा, द प्रैक्टिकल रेंज ऑफ space to height ratio is lies from 1 to 2। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो आपके कमरे में मतलब स्पेस टू हाइट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा दो एडजेसेंट बल्ब के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। मैं क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप दो बल्ब लगा रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके दो एडजेसेंट बल्ब के बीच की डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा रखें तो प्रकाश अच्छा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं, आपके 2-3 फैक्टर हैं। चलो कल हम लोग इफिशियंसी के बारे में कुछ बात करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब तुम लोग अपना इंजॉय करो जो है। ठीक है, काफी हो गए, पढ़ के आइएगा। कल हम लोग और काफी सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, और कल लगभग जो है इल्यूमिनेशन वाला टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके एसएससी जेई के मेंस में आता है जो है 8 से 10 नंबर का। और उसके बाद हम लोग जो है लाइटनिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी कैसी लाइटनिंग होती है, डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, सिंपल लाइट, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बल्ब के बारे में पढ़ेंगे कि टंगस्टन बल्ब क्या होता है, फिलामेंट बल्ब क्या होता है, कौन कौन सी गैसें जो उसमें यूज करती हैं। तो उसके बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफिनीशन है, पहले डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करें, फिर लाइटनिंग स्कीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।